न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज सिंघल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। जय हो। बहुत हैंडसम और बहुत क्या बात खुश है। मिजाज लग रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद साहब। अच्छा पंकज सिंघल जी, सवाल ये है, देश का बजट आए हुए 1 महीना से ज़्यादा दिन हो गया, क्या लगता है कि हमारा भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है? बिल्कुल है सर, 2040 तक हो जाएगा। विकसित राष्ट्र के रूप में 2040 तक तीसरी अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर जाएगा। जी जी जी। अच्छा, अभी तो नहीं होने का, 10 साल लगेंगे 10 अभी, साल। लेकिन इम्प्रूवमेंट है। 5वीं को क्रॉस कर चुके हैं अब, और तीसरी की अब अग्रसर पूरे हो रखे हैं। 2050 तक पहली भी हो सकता है। जी हाँ सिंघल साहब, एक सवाल और था। ये जो बजट दिया गया है, इस बजट में हर क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान है। बिल्कुल है खास तौर से जो मध्यम वर्ग परिवार के लिए 12,47,000 की जो छूट आय है। वर्ग की छूट था, थोड़ा उसके पीछे का जो आशय बोलेंगे आप, क्या सोच के इतना बड़ा प्रावधान किया गया है? मतलब पिछले कई साल से मध्यम वर्ग को इन्होंने कोई रियायत नहीं दे रहे थे। जो भी सैलरी में था या किसी में था, वो उतने पे ही फिट था। तो इसको बहुत साल से मध्यम वर्ग की ये मांग थी कि इसको बढ़ाया जावे। अब करते करते और इन्होंने अभी से कराया, और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है इनका, सरकार का, चूँकि इन्होंने इसे 12 लाख करा। लेकिन आगे इसमें और उम्मीद थी हमें कि ये 15 लाख करते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं करा इन्होंने 15, लेकिन जितना मिल गया उतने में ही हमारा वो है। लेकिन इन्होंने अच्छा करा। सवाल ये था, शायद जब इस बात की घोषणा की, वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था इससे 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। तो उस राजस्व जो घाटा होगा उसकी भरपाई के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में क्या सोचते हैं सर? घाटा सर एक नोशनल घाटे हैं ये सारे के सारे, कहीं पे हैं कहीं नहीं है। इन्होंने और जगह इन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ाई हैं चीज़ें। डेवलपमेंट होगा इससे, नंबर ऑफ असेसीज बढ़ेंगे इससे, कंप्लायंस बढ़ेगी, तो वो ओवरऑल जो घाटा है वो उससे कवर हो जाता है। अगर मेरे नंबर ऑफ असेसीज, जितना हम टैक्स में रिबेट देते हैं, जितना हम टैक्स के बर्डन को या कम करते हैं, तो टैक्सेस की कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी भी आप देखें कि हमारा जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम का जो वो है असेसीज हैं, वो हमारे 4 या 5 लाख, 4-5 लाख भी नहीं होंगे, 10-20-50 हज़ार 1 लाख आदमी जो होंगे, जो 1 करोड़ की पूरे हिंदुस्तान में इनकम हमारे भरते होंगे। 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो वो इससे टैक्सपेयर की संख्या भी बढ़ेगी। टैक्सपेयर की संख्या भी बढ़ेगी और कंप्लायंस भी बढ़ेगा, और आदमी को कंप्लायंस पूरी करने में खुशी भी होगी। वो नंबर 1 में अपने जो इधर उधर के छोटे छोटे काम जो टैक्स बचाने के लिए गलत काम करने की कोशिश करता है, उन्हें भी ख़त्म करके वो सिस्टम में आएंगे लोग बाग। तो सिस्टम में आने से कंप्लायंस बढ़ेंगे, तो वो बढ़ेगा काम उनका। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि जो टैक्स का पैसा बचेगा उसका 60,000 रुपया, वो कहीं भी कुछ परचेजिंग करेगा? उसकी हाथ में आया कुछ तो करेगा ही, उसकी बाइंग पावर बढ़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में जनरेशन उस चीज़ का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आदमी, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं उसे कहीं पे खर्च कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर से जीएसटी भी जाएगा। मेरा 18% का जीएसटी जा रहा है नॉर्मल वे में। और अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ तो भी गवर्नमेंट के पास जा कर के उस चीज़ का बेनिफिट आएगा। कहीं ना कहीं तो मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा, तो अल्टीमेटली फ़ायदा विन विन सिचुएशन है दोनों की, गवर्नमेंट की भी और मेरी भी है। एज ऐसी मेरी भी है। कुछ आपको रखने को दूँ? सिंघल साहब, आपसे जो बातचीत चल रही थी मेरी, कि इस बार के बजट में जो 12,75,000 और 12 लाख तक जो छूट दिया गया है, तो उसमें जो राजस्व की नुकसान की भरपाई होगी वो कहीं न कहीं उनकी परचेसिंग पावर से हो जाएगी सर। मतलब उनके अलग अलग तरीके से है, कंप्लायंसेस है, नंबर ऑफ असेसीज बढ़ेंगे, इससे पूरी हो जाएगी। जी जी, बोलिए सर। यही वाली चीज़ थी। एक सवाल और भी था इस बजट में सर, कृषि, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे प्रावधान और योजनाओं को रखा गया है, जिससे भारत देश का हर नागरिक लाभान्वित हो सके। लेकिन सर जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर की जो पूर्व की जो जितनी भी उसकी व्यवस्थाएं थी, उसमें एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव ला गया है। चाहे उनका टर्नओवर हो, चाहे उनकी छूट की सीमा हो, या फिर उनको मिलने वाली सुविधाएं। तो एमएसएमई सेक्टर हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर? सारी 90% अर्थव्यवस्था एमएसएमई से रिलेटेड है सर। जितना भी आदमी हमारा है, एमएसएमई
बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर दोनों मिलाकर के ही हमारा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कह लें एक तरीके से है। तो एमएसएमई सेक्टर के ऊपर इन्होंने बड़ा जोर रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रावधान करे इसमें। एमएसएमई बढ़ा दिया। नहीं, टर्नओवर भी बढ़ाया है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी बढ़ाई है, सर्विस सेक्टर का और मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर का भी बढ़ाया है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी इन्होंने बढ़ा दी कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी में अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तब आप एमएसएमई में है, जो पहले 5 करोड़ थी अब उसे और बढ़ा करके 10 करोड़, ठीक है ना। तो लेकिन उसके बाद में एक और चीज़ करी इन्होंने कि जो माइक्रो और स्मॉल सेक्टर हैं उनकी अगर पेमेंट्स कोई भी टाइम पे नहीं करने का 45 डेज में है, 15 डेज से 45 डेज डिपेंडिंग, मैक्सिमम 45 डेज है, तो उनको इनकम टैक्स में उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलने का वो डिसअलाउंस हो जाएगा। और ये पिछले साल से चालू हुआ, लेकिन इस साल इसकी कंप्लायंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने करने का कर दिया। इस साल के जो ऑडिट प्रावधान इन्होंने चेंज करे हैं उसमें यह है कि अगर पूरे साल में कभी भी पेमेंट करी है और वो उस दायरे के एक्सीड कर रही है जिस दायरे में करनी चाहिए थी, 45 दिन से ऊपर कर रही है, तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी और उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी का प्रोविज़न देना पड़ेगा। तो एमएसएमई को बढ़ा रहे हैं, लगातार उसकी सपोर्ट कर रहा है ताकि उनके ऊपर वर्किंग कैपिटल का लोड ना पड़े, वर्किंग कैपिटल और उनका कैश फ्लो लगातार ठीक बना रहे। तो उसकी वजह से ये एक प्रावधान उन्होंने अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी इसमें। पंकज जी, एक सवाल है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गडकरी जी हैं या वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, ये अपने क्षेत्रों में बेहतर योगदान दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का काफ़ी बेहतर हो गया, ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल हो गया। राइट। उसके बावजूद भी चाहे वो भारत देश चाहे सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान, राइट सर, और इलेक्ट्रिक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा मजबूत नहीं हो पा रहा है? एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में आपका क्या कहना है? डॉलर के मामले में इंटरनेशनल जो ग्लोबल सिनेरियो है उसको भी देखना चाहिए। खाली एक हिंदुस्तान की वजह से, खाली एक हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो उस चीज़ को गवर्न कर लेगी, वो नहीं है। पेट्रोल की कीमतें, क्रूड की कीमतें, उसके ऊपर डॉलर इफेक्ट करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारा हो रहा है, हमारा एक मेजर जो बल्क इंपोर्ट का खर्चा है वो डीजल इसका क्रूड का है, तो क्रूड के ऊपर, जो कि अभी पीछे रूस की और यूक्रेन वार में हमें काफ़ी उससे फ़ायदा तो मिला है, लेकिन इतना नहीं मिला। तो इस वजह से डॉलर जो है वो, लेकिन एक स्टेगनेंसी है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है जैसे पहले गया था। ये अगर पिछले बार मोदी सरकार के उसमें देखा जाए तो ये ज़्यादा वो नहीं है, इतना तो नॉर्मल, इतनी इन्फ्लेशन के रेट से अगर देखा जाए तो ज़्यादा डॉलर के अंदर कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, वो ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। डॉलर के उससे घबराने की हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ता है और ईवी, इलेक्ट्रिक और सौर ऊर्जा भारत देश में बढ़ता है तो शायद हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया और अधिक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है। ईवी और सौर ऊर्जा में इतना नहीं जानेगा, क्योंकि उसको सौर ऊर्जा के लिए हमें लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है। लिथियम बैटरीज हैं, अभी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर लिथियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। लिथियम एक्सट्रैक्शन हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है। डिपॉजिट मिल गए हैं थोड़े बहुत है, लेकिन अभी एक्सट्रैक्शन के प्लांट्स हमारे लिथियम के नहीं बने कहीं पे। तो लिथियम हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी है, तो वो डॉलर कहीं ना कहीं वो आउटगो तो रहेगा ही। लेकिन ये एक्सपोर्ट, इन ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बढ़िया होगा, तो फिर हमारा डॉलर भी बढ़ेगा। जो हमारा डॉलर कम होगा, सॉरी बढ़ने का नहीं, डॉलर के स्टेबलाइज होगा, रुपया मजबूत हो जाएगा। रुपया मजबूत होने से और ज़्यादा हमारे को बेनिफिट होने की उम्मीद है। सर, एक अभी आपको पता होगा मोदी जी का प्रयास है कि कई कंट्रियों में रुपीज़ में हम पेमेंट करें, एक अच्छा कदम होगा भविष्य के लिए? भविष्य के लिए क्या, अभी के लिए भी है और आगे के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया कदम है। डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हमारा रुपये के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो चल रहा है बढ़िया, अच्छा चलेगा, तो बढ़िया चीज़ है ये। पंकज सिंह जी, एक बात और भी था, जो स्टार्टअप है, आप देख रहे हैं कि बहुत कई बजट में स्टार्टअप को बहुत सारी फोकस किया गया है, तो लेकिन स्टार्टअप में एक कमी हम देखते आए हैं
कि 1000 में से 10 स्टार्टअप ही चलते हैं, तो स्टार्टअप हमारे भारत देश के लिए कितना अच्छा कदम है। बजट में बहुत ज़्यादा प्रावधान किया गया। स्टार्टअप पे जोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी स्टार्टअप कहीं ना कहीं वो उस हिसाब से जोर नहीं पकड़ पा रहा कि कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम अनसक्सेस होते हैं सर। मैक्सिमम नहीं है, लेकिन यूनिकॉर्न इसमें बनते हैं। जिनका एक स्टार्टअप जो शुरू हुआ, जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है, तो वो हमारे यहाँ पे काफ़ी यूनिकॉर्न बनाए हैं इन्होंने, जिसका एक लेवल काफ़ी ऊंचाई पे मुकाम पे चला गया। तो यूनिकॉर्न भी हमारे यहाँ पे काफ़ी बने, लेकिन स्टार्टअप के ऊपर जोर अच्छा है, होना भी चाहिए गवर्नमेंट का। सक्सेस हो इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर ग्रुप में कुछ बोलना चाहेंगे? जो हमारे युवा स्टार्टअप लेके आए, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, पैसा जल्दी खर्च कुछ करते जगह नहीं, ऐसा भी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से के स्टार्टअप है। एक कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ने एक स्टार्टअप शुरू करा, फिर वो सारे के सारे बाकी जो है उसी लाइन में आ गई है, इनोवेशन उसमें कम हो जाती है। वो डिफरेंट अगर डिफरेंट फील्ड में अगर सेग्रीगेटेड हो तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से चलेगा, लोगों की सोच अच्छी रहेगी, उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। स्टार्टअप में स्टार्टअप ठीक चल रहा है, अच्छा, मतलब सही है, सही कदम है, स्टार्टअप को बढ़ेगा। अच्छा सर, जो मेरा प्रयास है कि हम आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय में आपकी बात को पहुंचाएं। इस बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या आपकी नज़र में एक दो बातें और हैं जो होनी चाहिए उस बजट में? आपका कुछ एडवाइस है? एडवाइस में ये है कि इनकम टैक्स के और थोड़ा कम करा जाए, कंप्लायंसेस का बर्डन कम करें इसके ऊपर। कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है, लिटिगेशन छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाते हैं। लिटिगेशन के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना अभी तक कि जो उन चीज़ों को जल्दी से, क्योंकि ये असेसिंग ऑफिसर और जुडिशनल ऑफिसर की इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि वो क्या एक उसको कैसे लेता है। तो वो बिल्कुल कोई क्लियर कट या डिफाइंड जो अब तक की उनकी आ चुकी हैं डिस्क्रिपेंसीज, उसमें एक क्लियर कट डिफाइंड गाइडलाइंस इशू करें कि ये वाली चीज़ है। करने की कोशिश मोदी साहब ने करी है इसमें, लेकिन अभी भी इसमें लिटिगेशंस को कम इन्हें करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ये आपके एडवाइस है? जीएसटी के अंदर भी जितना सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा बेटर है। जीएसटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है इन्होंने। आदमी छोटा व्यापारी सारे दिन जीएसटी की कंप्लायंस में लगा रहता है, व्यापार वो कम करता है, जीएसटी की कंप्लायंस में ज़्यादा लगा रहता है, तो उसकी कंप्लायंसेस को कम करना चाहिए। सर, अभी बात हो रही थी शारदा जी से, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था कि भाई आज के समय में जीएसटी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ट्रिब्यूनल का अभी तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया। ट्रिब्यूनल न बनने से बहुत सारा पैसा विवादों में है, चलन में नहीं है। बिल्कुल है वो। आपका क्या राय है? बिल्कुल है, मैं आपसे ये कहा कि कंप्लायंस हमारा जो लिटिगेशंस हैं वो मैटर ना तो इनकम टैक्स में सॉल्व हो पा रहे ढंग से, ना जीएसटी में सॉल्व हो पा रहे। ट्रिब्यूनल अगर बनेगा जीएसटी में तो लोगों की जो लिटिगेशन या अमाउंट फंसा हुआ है उसके ऊपर एक जल्दी से एक्शन होगा, जल्दी उन चीज़ों का निस्तारण होगा, उनके केसेस क्लोज होंगे। तो एक तरफ तो आदमी का दिमाग एक तरफ होकर के आगे की कार्यवाही पे या आगे की रणनीति बनाने पे लगेगा। अभी तो उसका हवा वैसे ही लटका रहता है कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। 17 में शायद जीएसटी आया था, याद है मुझे, 17 में आया था। इन्होंने ट्रिब्यूनल को नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर ट्रिब्यूनल मेंबर नहीं कहीं पे इन्होंने अपॉइंट करे, ना ट्रिब्यूनल वो करे सिर्फ। तो ये गवर्नमेंट की कमी है, इसे मोदी साहब को और निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल को ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, इनकम टैक्स अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स में जो फेसलेस सिस्टम स्टार्ट किया गया वो कितना हितकर है और उसका भविष्य कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लोगों का भला हो रहा है इससे। मेरे जैसे छोटे जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी और जो असेसीज हैं उनका भी, दोनों का भला फेसलेस में काफ़ी अच्छा है। भविष्य इसका आगे भी चलेगा। तो फेसलेस में एक लेवल पे जाने के बाद में ट्रिब्यूनल में जाकर के फेसलेस ख़त्म हो जाता है। अभी तक अपील तक सारा का सारा फेसलेस है, तो बड़े अच्छा है उसके रिजल्ट आ रहे हैं। कहीं पे वो डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, किसी आदमी को समझानी है अपनी बात, वो रिटर्न में दे दे, तो फेसलेस में अच्छा है। रिश्वतों का दौर कम हो गया लोगों को। ये तो मोदी जी की शुरू से परिकल्पना थी कि सारा पारदर्शी हो। एक जब चीज़ फेसलेस हो जाती है तो वो सिस्टम ड्रिवन हो जाती है। तो सिस्टम ड्रिवन होने के बाद में उसमें इंटरप्रिटेशंस करने का तरीका थोड़ा
कम हो जाता, वो आदमी अपनी अलग इंटरप्रिटेशन नहीं ले पाता, तो वो इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से ही चलेगी जो सिस्टम कहता है। पंकज सिंघल जी, आप जीएसटी इनकम टैक्स दोनों देखते हैं? मैं सिर्फ इनकम टैक्स करता इनकम हूँ। टैक्स ओके ओके। एक सवाल मेरा बिल्कुल अंत में यही है कि मोदी जी के कार्यकाल में देश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल आगे है सर, तरक्की जनसंख्या से। नियंत्रण कानून क्या बनना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए होना था, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए, राइट। उसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, अभी आपने फेसलेस में जो बात कही थी, अब फेसलेस होने की वजह से एसएससी को इतना फ़ायदा है कि उसने आज रिटर्न भरी है, उसके आज रिफ़ंड अगले दिन, उससे अगले दिन 4-5 दिन में रिफ़ंड आने शुरू हो जाते हैं। एसएससी को डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ते किसी भी काम के लिए। कोई उसे काम है तो अपना ग्रीवांस डालता है, तो अपने आप मेल पे उसका जवाब आ जाता है, उसकी पोर्टल पे जवाब आ जाता है। और गवर्नमेंट के पास भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो उससे किसी भी तरीके की कर की जो डिस्ट्रैक्शन है, कर की चोरी है, वो पकड़ी जा सकती है। तो एसएससी भी अपने आप में काफ़ी अपने को इस चीज़ से अलाइन करके वो चाहता है कि मेरा काम अब सही निकले। फेसलेस होने की वजह से उस क्या कंप्लायंस का मॉड्यूल भी, उसका एसएससी का भी कंप्लायंस का मॉड्यूल काफ़ी बढ़ गया। अच्छा, इस बजट में जो जो भी व्यवस्थाएं हैं 12 लाख वाला है, उससे इनकम टैक्स पेयर बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी इनकम टैक्स पेयर की? बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। मैं अभी बताया कि जितना टैक्स कम होता है उतनी ज़्यादा कंप्लायंसेस कम ज़्यादा हो जाती हैं। टैक्स कम होने से कंप्लायंसेस पे और नंबर ऑफ असेसेस पे ज़रूर असर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। सर, जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, उसको टैक्स का उस पर अभी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से टैक्स है, 31% है। 30% प्लस 4% है एजुकेशन। हाँ, तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म पे कुछ सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कुछ कम करना चाहिए? कुछ कर सकती है, कंपनीज में इन्होंने 25% कर दिया है, तो इसे भी रिड्यूस करना चाहिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं है 30% फ्लैट लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी हमारा पार्टनर्स को हम पेमेंट दे रहे हैं। अब इन्होंने एक पार्टनरशिप में एक और नया कानून ये लिया है इस साल से कि जो पार्टनर्स को हम जो भी रेन्यूमरेशन इंटरेस्ट देंगे अदर देन कैपिटल विड्रॉल, उस सब के ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी लिया है। तो वो लोगों को अपने पार्टनरशिप को बड़े सोच समझ के चलाना पड़ेगा और उसके अकाउंट्स को एकदम ईयर एंड तक फाइनल करना पड़ेगा, नहीं तो वो उस पर अपने जो पार्टनर्स को हम रेन्यूमरेशन और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं साल के आखिर में या अकाउंट फाइनल करने से पहले, तो उसके ऊपर टीडीएस हम ताकि टाइमली कैलकुलेट कर सकें, तो हमारे को 31 मार्च में और 1 अप्रैल के बीच में ये उसे कंप्लायंस कर सकें उसकी। लेकिन ये जो होगा ये 1 अप्रैल 25 ऑनवर्ड एप्लीकेबल होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में होगा। इस साल के बजट में इन्होंने ये वो कराया प्रावधान, तो ये लेकिन कर रहे हैं, करना चाहिए ना, बिल्कुल कम करना चाहिए। पंकज सिंघल जी, जो 4 वर्ष का जो है किसी व्यक्ति के द्वारा छूटा गया अगर है, टैक्स नहीं भरा हुआ है रिटर्न, तो कर सकता है। इस बार के बजट में वो प्रावधान है कि कोई भी एसएससी जो है 4 वर्षों तक अगर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया तो वो भर सकता है। पहले ये 3 वर्षों का 2 वर्षों का था, पहले 2 साल का था, वो 4 साल का कर दिया। ये भी जनहित तो नहीं तो इससे लिटिगेशन कम हो जाएगा। लोगों को अगर किसी के पास कोई नोटिस आ गया तो उसके ऊपर अगर आता था तो वो पहले उस पर उन्होंने टैक्स कैलकुलेट करा, उसको टैक्स कैलकुलेट करके उस पर इंटरेस्ट लगाया, पेनल्टी लगाई, तो बहुत बहुत मोटा अमाउंट बैठ जाता था। तो अब इन्होंने एक उसे प्रोविज़न दे दिया कि आपका अपने आप ही उस चीज़ को आपको नोटिस पहले दे देंगे, तो आप अपने हिसाब से उसे कैलकुलेट करके दे दें, तो आपकी लिटिगेशन और कंप्लायंसेस कम हो जाएंगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़े ही बढ़ेगा। सरकार के पास इन्फॉर्मेशन पूरी है, सरकार के पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जितना मुझे अपने बारे में नहीं पता, वो मेरे से ज़्यादा गवर्नमेंट को पता है कि मैंने क्या काम करा है या क्या नहीं करा है। सर, जो अभी नया वेंचर्स एआई सब जगह चर्चा हो रहा है, अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में, एआई हमारे लोगों के लिए कितना हितकर होगा? एआई मतलब एक ऐसा एआई भी हमारा साथ में इंटर मिंगल हो जाएगा, आपस में सब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आपस में सब सामंजस्यता के साथ चलेंगे फिरेंगे, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं। जिस टाइम कंप्यूटर शुरू हुआ तब लोगों ने कहा कि कंप्यूटर हमारे को
बड़ा घटा देगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे ये आपने देखा हो मॉल्स आए थे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आए कि हमारी सारी की सारी रिटेल मार्केट ख़त्म हो जाएगी, तब भी चल रहे हैं। फिर ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, लेकिन मेरा परचून का जो दुकान है पड़ोस वाला, वो तब भी चल रहा है, उससे कमी नहीं है। तो एआई आया है, ठीक है, एआई को मैनेज करने वाले भी लोग हैं, उससे फ़ायदा होगा लोगों को। लेकिन यही है कि अगर अच्छे काम में लगाएंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा, कोई शैतानी दिमाग लगाएगा तो शैतानी की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा लोगों की अहमियत कम हो जाएगी। अपनी उनकी इंटेलिजेंस और उनकी अपनी जो काबिलियत है वो उसके हिसाब से साथ में इंटर रिलेटेड करके और आगे तरक्की की राह पे ही चलेंगे, कम नहीं होने का। सर बिल्कुल लास्ट सवाल, एक वक्त था गाजियाबाद औद्योगिक नगरी था, पलायन हो गया बहुत सारी इंडस्ट्री, क्या आप देश के प्रधानमंत्री और योगी जी से, मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि गाजियाबाद को पुनः जो है, जैसे नोएडा कितना रिस्ट्रक्चर्ड हो गया, कितनी इंडस्ट्री आ गई, गाजियाबाद में भी एक इंडस्ट्रियल हब बनने लग रहे हैं। यहाँ पे भी भोजपुर को यहाँ पे इन्होंने नोटिफाई करा है इंडस्ट्रियल हब के लिए। गाजियाबाद में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का है, ये नहीं है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम हुई हैं, पलायन हुआ होगा, लेकिन फिर दोबारा ऐसे जनरेट हो रही हैं इंडस्ट्रियल। और गवर्नमेंट से यही एक अपील है कि यहाँ पे इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दे कि इंडस्ट्री वाला यहाँ पे आए और आकर के, क्योंकि पहले यहाँ पे दो चीज़ों की दिक्कत थी कि एक बिजली की, एक सुरक्षा की। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे से ख़त्म हो चुकी। बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया, बिजली अच्छी आ रही है, सड़कों की, सुरक्षा की, इन चीज़ों की, सड़कों की और कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है, एयरपोर्ट पास में बन रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आगे वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी से इंडस्ट्रियल यहाँ पे हब काफ़ी अच्छा डेवलप होगा। दो तीन जगह इन्होंने नोटिफाई भी करी है इस बजट में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी और वैसे भी, कि यहाँ पे हम अपने इंडस्ट्री को वो बढ़ा रहे हैं। तो उससे गाजियाबाद में और बहुत कुछ डेवलप होगा, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इंडस्ट्री के साथ में उनकी एंसिलरी यूनिट भी लगती हैं, छोटी छोटी वर्किंग यूनिट भी लगती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इनकम भी जनरेट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट के तरफ जाने में अच्छा रहता है। पुरानी पहचान औद्योगिक क्षेत्र हमारी नगरी था पुनः प्राप्त करेंगे सर, वो हो सकता है, उम्मीद ऐसी है। लास्ट सवाल सर, हर किसी से मैं पूछता हूँ, युवाओं का सवाल है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी भी बहुत अच्छा एक सम्मानित प्रोफेशन है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है सर, और इसके अंदर लाइट जला दोगे, रिजर्वेशन नहीं है, और कहीं सुनने में नहीं आया कि कभी इसका पेपर लीक हुआ हो, कुछ हुआ हो। तो सवाल सर मेरा ये है युवाओं के लिए कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना क्यों पसंद किया सर? मैंने क्यों पसंद करा, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। इतने साल हो गए बने हुए, क्या सोच रही उस टाइम पे, क्या नहीं रहे, क्या सोच रही क्या नहीं रही, मतलब 5-6 जने तक का ग्रुप था हमारा दोस्तों का, तो अच्छा, सब उसी में ही चले गए। चलो, बाकी एक नया प्रोफेशन था। माता पिता की तो देखो, बिना उनकी आशीर्वाद के, बिना उनकी मेहनत के, बिना उनके सहारे के तो कोई भी संभव नहीं है कि ये बन जाए। हमने कहा, लेकिन उस टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन बहुत ही कम था, अब तो फिर भी काफ़ी वाइड है। तो एक बहुत कम थे उस वक्त, जिस टाइम मैंने करा 91-92 में पास आउट करा था, लेकिन उस टाइम पे पास परसेंटेज भी कम थी और नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कम थे। आज भी वही पोजीशन है, आज भी कुल मिला करके आज की तारीख में 4-4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें से 1.5-2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है, बाकी सारे के सारे जॉब में है। तो मतलब अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी बड़े इंडस्ट्री में अगर 1.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट अभी आवश्यकता है, तो इसे बढ़ा रहेगा। तो इसमें धन्यवाद देना चाहेंगे जो भी आप चरणजोत नंदा जी हमारे जो बने हैं, अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो तो बड़े आदमी हैं। उनके उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ज़्यादा इंस्टीट्यूट बहुत तरक्की करेगा, बढ़ेगा आगे, और उसमें कोई और नए नए शिखर को प्राप्त करेगा। इन्होंने करा भी है कि बाहर के फॉरेन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेशन का भी कराया है, एआई का भी इन्होंने वो इनकॉर्पोरेशन कराया, और अलग अलग तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और उनके लिए नए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ का भी डेवलपमेंट करवाने में नंदा जी का बहुत बड़ा हाथ है।
योगदान होगा और चार्टर्ड बिल्कुल है। अकाउंटेंट की वैल्यूज को और बढ़ाएंगे सर। इनका ये है कि इनके एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो अपने काम को और ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड तरीके से करें। बहुत ज़्यादा, चूँकि एक बड़ा स्पेसिफिक काम है। अब आज की तारीख में एक तरीके से असेसिंग ऑफिसर है दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस यस यस। है ना। तो उसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये गवर्नमेंट का कि और सर सरकार को वित्तीय सहायता में आप बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर एक तरीके का bridge की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फाइनेंस का ये हिंदुस्तान का। तरह। राइट। और वो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो अपने इस कार्य में पूरी तरह से माहिर हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।